ध्यान देना, औसत त्वरण का फॉर्मूला होता है फाइनल मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बटे समयांतराल। मतलब ध्यान देना, औसत त्वरण का क्या होगा फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समयांतराल, मतलब जो समय लगेगा इन दोनों के वेग में परिवर्तन में। देखो इसको ऐसे ले सकते हो, v फाइनल माइनस v इनिशियल। देखो वेक्टर दिखा रहे हैं क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, डिवाइडेड बाय समय, टोटल समय। ये हो जाएगा औसत त्वरण। त्वरण को डिनोट करते हैं a से, और चूंकि त्वरण एक सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर भी एरो होगा। और यहाँ पर एवरेज एवीजी लिख देना, एवीजी एवरेज एक्सेलरेशन। ध्यान देना, इसका दिशा उधर ही होगा जिधर इसका दिशा होगा, मतलब इसका भी तो कोई दिशा होगा ना, चेंज इसी। देखो ये क्या है, वेग में परिवर्तन। देख लो परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, हमेशा यही होता है। परिवर्तन मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या है, ये वेग परिवर्तन है। ये क्या है, वेग परिवर्तन। मतलब इसको लिख सकते हैं वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय। समझ रहे हो कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, एवरेज औसत त्वरण इक्वल टू होगा वेग परिवर्तन बटे समय। अब ध्यान देना, यहां पर जो है, चलो इसी के साथ साथ एक और बस लिखेंगे, सुनना ध्यान से, फिर उसको मिटा देंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है वो, एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग। ध्यान देना, औसत वेग होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति डिवाइडेड बाय समय। रिलेट कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूले को। देखो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यही होता है औसत त्वरण। जबकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे समय, ये होता है औसत वेग। ध्यान देना, इसी को लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति डिवाइडेड है, ये हो जाएगा औसत वेग। देखो क्या जैसा ये है, क्या उसके जैसा, क्या दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? औसत त्वरण चाहिए तो वेग का परिवर्तन बटे समय, औसत वेग चाहिए तो स्थिति का परिवर्तन बटे समय, दोनों एक जैसे हैं, रिलेट करके याद कर लेना। ध्यान देना, त्वरण से वेग आता है और वेग से स्थिति, दूरी या विस्थापन आता है। बताओ इसका छोटा छोटा पॉइंट सब देख लेते हैं पहले। जैसे बताओ मात्रक क्या होगा, औसत त्वरण का मात्रक क्या होगा? अरे इसका मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, तो सेकेंड नीचे चला गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर। बता इसका विमीय सूत्र, बताओ मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। लेंथ का पहला अक्षर एल है, ये हो जाएगा एल। बताओ सी एस किसका है, समय का। समय मतलब टाइम, टाइम का पहला अक्षर टी है, तो टी, और चूंकि नीचे है टी स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र या डायमेंशन, डायमेंशन या विमीय सूत्र। तीसरा आ जाओ, ये सदिश राशि है, क्या है ये, सदिश राशि। और सदिश राशि है तो औसत त्वरण का दिशा किधर होगा, जिधर वेग परिवर्तन का दिशा होगा। जिधर इसका दिशा होगा उधर ही इसका भी दिशा होगा। तो
पहले ये बेसिक पॉइंट नोट कर लो, ये फॉर्मूला है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। बताओ क्वेश्चन में दिया गया है t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। t इज इक्वल टू 0 पर जो कण है उसका वेलोसिटी दिया है कितना बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड। किस दिशा में, पूर्व में मतलब ईस्ट में। फिर उसके बाद कुछ समय बाद मतलब 5 सेकेंड बाद उसका वेग हो जाता है, चाल हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ के दिशा में। अब बताओ जो शुरुआती समय है वो उसको v इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा, जो 5 सेकेंड पर चाल है वो उसके अंतिम वेग को दर्शाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ। औसत त्वरण, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल कौन होगा, जो अंतिम समय वाले का चाल होगा वो फाइनल होगा। इसका मतलब 5 सेकेंड वाले का वेग अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेग मतलब 0 समय का वेग बटे 5। बोलो, क्योंकि 5 सेकेंड है ना इसका टाइम इंटरवल समयांतराल 5 है। अब बताओ इसको अगर तुम्हें आई और जे के फॉर्म में दिखाना है तो क्या वो ऐसे दिखा सकते हो। इनिशियल है ईस्ट में, जिधर प्लस एक्स मान रहे हो उधर ईस्ट ले लो, इधर माइनस एक्स है तो वेस्ट ले लो, प्लस वाई है तो नॉर्थ ले लो इधर, और इधर माइनस वाई है इसको साउथ ले लो। यही डायरेक्शन होता है, हम लोग मानते हैं ऐसी डायरेक्शन है। अब ये बताओ इस प्रारंभिक जो वेग होगा वो किस दिशा में है, प्लस एक्स की दिशा में। ऐसे कितना हो जाएगा बताओ, 10। बताओ अंतिम वेग नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ ऊपर है, वो भी वेग जो है 10 दिया हुआ है, दोनों 10-10 दिए हुए हैं। अच्छा बताओ इसको अगर फॉर्मूले में रखना होगा तो कैसे रखोगे, समझना ध्यान से। बताओ 5 सेकेंड मतलब अंतिम वाला नॉर्थ में मतलब ये है, इसको कैसे लिखोगे, 10 जे कैप। देख लो ध्यान से। अरे भाई वाई में जो वेलोसिटी होगा वो जे कैप के साथ लिखेंगे। अच्छा बीच में क्या लगा है, माइनस। बता 0 समय वाला क्या है, ये 5 सेकेंड वाला है और ये 0 समय वाला है। तो 0 समय पर किधर है, आगे की तरफ, उसको क्या लिख सकते हैं, 10 आई कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं। डिवाइडेड बाई 5 है। अब ये बताओ कि 5 से ये वाला कट कराओगे 2 आएगा, ये कट कराओगे 2 आएगा, तो क्या ये आ गया एवरेज मतलब औसत त्वरण बराबर 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप। ध्यान देना ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये तो भी हम लोग आई और जे के टर्म में आंसर दिए हैं, जबकि तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखो आई और जे कहीं नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया हुआ है, तो तुम्हारा जो जवाब आना चाहिए, इसका जो आंसर आना चाहिए वो भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में ही आना चाहिए। हम तो ये बस हल करने के लिए एक तरीका ला दिए हैं कि एक्स वाई मान करके आई जे मान करके तब तुम हल करना। तो जैसे जो फॉर्मूला था उसमें रख करके ला दिया। अब देखो इसके आंसर तक पहुंचते हैं, इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। ये क्या बताएगा, ये बताएगा 2 वाला पार्ट नॉर्थ में है। अब जे मत बोलना, जे मतलब ऊपर, ऊपर क्या है नॉर्थ, ये नॉर्थ में हो गया। माइनस है, आई कैप है लेकिन माइनस है मतलब पीछे हो जाएगा ऐसे। और ये कितना होगा 2। अच्छा ये कौन है, वेस्ट, ये नॉर्थ। पता जब दोनों 90 डिग्री पर है सदिश राशि और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच जाएगा, तुम हल कर लेना 2√2 आएगा, समझे। अब ये बताओ कि जब दोनों का परिमाण सेम है तो हमें दोनों एंगल दोनों तरफ से 45-45 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है। बस हो गया। अब बताओ इसका आंसर होगा, देखो अब एवरेज त्वरण मतलब औसत त्वरण का आंसर लिखने जा रहे हैं, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमा, अब कॉमा के बाद जो लिखेंगे वो डायरेक्शन बताएगा, ये उसका परिमाण बता रहा है, इसका औसत त्वरण का। ये हो जाएगा
नॉर्थ वेस्ट, बस नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। जानते हो जब दोनों तरफ से एंगल बराबर होता है, बराबर बराबर, तो वहां पर सिर्फ ये लिखना उत्तर पश्चिम, इसका मतलब होता है वो बीचों बीच जा रहा है। अगर दोनों तरफ से एंगल बनाएगा तब उत्तर पश्चिम लिखना। समझे कि नहीं? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यही आंसर है। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। पहले तो सिस्टम बना लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछेगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया है t इज इक्वल टू 0 समय पर, मान लो ये डायरेक्शन है, तो ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये कौन होगा? ये शुरुआती वेलोसिटी होगा, ये ईस्ट है। अच्छा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, बताओ किधर जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड से। ये हो जाएगा v फाइनल। ध्यान देना, जो 0 समय पर है वही प्रारंभिक वेग होगा, जो 5 सेकंड पर है वो अंतिम वेग होगा। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज त्वरण, औसत त्वरण, और वो होगा फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। यही था t। बताओ अंतिम वेग किधर है? इसको प्लस x मान लो, ये माइनस x हो जाएगा। तो क्या फाइनल अंतिम वेग जो होगा, क्या उसको -10 i कैप लिख सकते हो? देख लो, माइनस है तो। अच्छा, बीच में क्या लगा है? माइनस। अच्छा बताओ, ये वाला क्या इधर है क्या? इधर उसको क्या लिखोगे? 10 i कैप। इधर है तो प्लस x में, तो 10 i कैप जगह 10 i कैप डिवाइडेड बाई समय कितना होगा? तो 0 और 5 के बीच का 5 हो जाएगा। अच्छा बताओ कि -10 i कैप -10 i कैप, देखो i कैप है तो ये जुड़ जाएंगे और ये जाएंगे -20 i कैप बाई क्या 5, ये -4 i कैप। ध्यान देना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अच्छा ये बताओ कि -4 -i कैप, बताओ -i कैप किस दिशा में है? बताओ -i कैप किस दिशा में है? पश्चिम में है। इसका मतलब देखो पूरा आंसर क्या होगा? औसत त्वरण इज इक्वल टू, पहले उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण लिखो, फिर कॉमा, -i का मतलब वेस्ट में या पश्चिम में। क्लियर ना? ये हो गया, ये हो गया परिमाण, ये हो गया का आंसर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्वेश्चन लिखना। दूसरा क्वेश्चन उसमें बोला है औसत बल। तो औसत बल कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यमान तो दिया ही हुआ है, देख लो क्वेश्चन में। तो औसत त्वरण पता कर लो। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे इसके पहले, वो किसका क्वेश्चन कर रहे थे? औसत त्वरण का ही क्वेश्चन कर रहे थे। तो तुम औसत त्वरण निकाल लो, द्रव्यमान से गुणा कर देना, औसत बल आ जाएगा। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेन तो ये है, ये आ गया तो बाकी ये भी आ ही जाएगा आराम से। पहले इसको देख लेते हैं, औसत त्वरण। ये बताओ औसत त्वरण क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। औसत त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। क्लियर ना? अब बताओ, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है जो गेंद आ रहा है वो इस सरफेस से, सतह से टकराता है। और देखो, जब कभी भी कोई गेंद किसी सतह के ऊपर गिरता है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना उसको जो संपर्क में रहा होगा, क्योंकि गेंद पहले दबता होगा, फिर उसके बाद इधर आता होगा, तो कुछ तो समय तक वो उसके संपर्क में रहा होगा सतह के। तो जो गेंद सतह के संपर्क में रहा होगा वो समय दिया हुआ है, वो है जितने समय तक संपर्क में रहा वो दिया है 0.1 सेकेंड। और तो जो औसत त्वरण है
क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो कितने समय के दौरान पूछ रहा है? 2.1। तुम क्वेश्चन 1 के दौरान औसत त्वरण पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि t का मान कितना आ गया? 0.01 प्लस 0.1 t का मान आ गया। अब बस तुम किसी भी तरीके से ये दोनों वैल्यू ला दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों कैसे पता करोगे? यहां पे देखो दो वेग है, कौन कौन सा? एक वेग क्या वाला वेग जो टकराने से पहले वाला होगा वो प्रारंभिक होगा, जो टकराने के बाद वाला होगा अंतिम वेग होगा। हम लोग एक एक करके सब समझाते जा रहे हैं, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, कैसे क्या करेंगे। अभी तक तुम्हें जो औसत त्वरण है उसको निकालने के लिए समय तो ज्ञात हो चुका है। अब तुम्हें ये मालूम करना था कि ये दोनों इस डायग्राम में, इस चित्र में कौन होंगे। तो अब ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि है और ये वाला प्रारंभिक वेग। अब तुम ऐसा करो, तो इधर क्या हो जाएगा? y एक्सिस। क्लियर ना? पता ये वाला गेंद ऐसे आ, इसको आगे बढ़ा दो, क्योंकि ध्यान देना हम लोग का नियम होता है हर सदिश राशि का जो टेल होता है उसको ओरिजिन पर रख करके जिधर जाता है उधर जाने देते हैं। ये जोड़ते समय भी बताए थे, हमेशा कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस लेकर के अगर किसी सदिश राशि का घटक तोड़ना हो, किसी सदिश राशि को तोड़ना हो, तो सदिश राशि का जो टेल होता है वो या ओरिजिन पर आगे बढ़ा देते हैं। देखो ये हो गया। ये किसका था बताओ? ये किसका था? ये था प्रारंभिक वेग वाला। किसका था? प्रारंभिक। अच्छा बताओ ये कोण कितना बना है? 60। तो ये भी कितना होगा? 60। तो इधर कितना आ जाएगा? 10 थीटा की तरफ हमेशा कॉस आता है, तो 10 कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना? 1/2। तो 10/2 मतलब 5। इसका इधर जाएगा 10 साइन 60। साइन 60 √3/2। 2 से 10 गया। आज बताओ ये जो प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो बताओ वेक्टर में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। देखो एक का एक घटक जा रहा है प्लस आई कैप में, देख लो प्लस आई कैप, क्योंकि प्लस एक्स में है। तो ऊपर नहीं नीचे जा रहा है, वो माइनस जे कैप हो जाएगा। इसका जे। तो जैसे प्रारंभिक वेग को आई, वैसे आई और जे के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? फिर देखो ऐसे बना लोगे। अब ऐसे जाएगा क्या? देख लो इसका टेल मिलाओगे तो यहां पर आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 10। बताओ ये हो जाएगा 60। बताओ 10 का इधर की तरफ कितना आएगा? 10 cos 60। यह आ जाएगा 5। इधर क्या आ जाएगा? 10 sin 60। यह आ जाएगा 5√3। अच्छा बताओ कि जो इस सदिश, इस दो घटक है, इसको आई और जे में लिखना हो अंतिम वेग कहलाएगा। याद करो, देखो अंतिम वेग उसको 3 प्लस 5 जे कैप। बोलो बस हो गया। प्रारंभिक वेग आ गया आई और जे के रूप में, अंतिम वेग आ गया आई और जे के रूप में। इन दो को अब यहां पर रख दो। जब यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, पहले अंतिम रखो, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये आ गया प्रारंभिक अंतिम, माइनस प्रारंभिक होगा 5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई 0.1। ये बताओ कि यहां से -5√3 प्लस 5√3 आई कैप क्या कैंसिल हो जाएगा? फाइव जे कैप माइनस माइनस प्लस
तो +5 जे कैप, 10 जे कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या 0.1। बताओ 10/0.1 क्या वो 100 जे कैप। ध्यान देना ये आ गया औसत त्वरण। अच्छा बताओ औसत त्वरण में ये क्या बताएगा परिमाण को, आ जाएगा औसत त्वरण का आंसर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया परिमाण। जे कैप क्या बताएगा उसका दिशा। बताओ दिशा किधर है, ऊपर। ऊपर कौन है, नॉर्थ बोल रहे हैं। यहां पर कहा क्वेश्चन देखो कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखा हुआ है, ये नॉर्थ क्यों बोल दे रहे हो। अरे जब क्वेश्चन में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया हो तो उसके नाम के बेसिस पर आधार पर आंसर देते हैं। यहाँ पर कोई दिशा नहीं यूज किया गया है। हो सकता है इसको प्रैक्टिकली, सुनो ध्यान से, इसको प्रैक्टिकली ऐसा ये हुआ होगा घटना। ध्यान देना ये सतह है, यहां से बॉल कैसे फेंका, ये ऐसे गिरा होगा सतह के ऊपर, फिर यहां से उछला होगा, इधर गया होगा। तो बताओ यहाँ पर वाई किधर माने थे डायग्राम में, इधर माने थे। अब बताओ इधर जो वाई माने हो वही तो जे कैप है, वाई को ही जे कैप बोलते हैं ना। अब बताओ इसको तुम लोग क्या बोल रहे थे, उत्तर बोल रहे थे, क्योंकि अब इसके पहले क्वेश्चन करा रहे थे ऊपर उत्तर बोल रहे थे। बताइए उत्तर है ये दिशा उत्तर है। तीसरे जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे क्वेश्चन में तो उसके टर्म में आंसर दो। यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है तो ऊपर बोल दो बस। यहाँ पे सिंपली क्या बोल दोगे ऊपर, लेना ऐसे। अच्छा साथ ही साथ दूसरे का भी आंसर सुन लो, इधर सुनो। बताओ क्या तुम्हें औसत त्वरण मिल गया। बताओ औसत बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे औसत त्वरण। अब ये बताओ कि द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है ना, 100 ग्राम को केजी में बदलो 0.1 केजी आ जाएगा। तो m का मान 0.1 केजी गुणे औसत त्वरण अभी कितना आया है 100। 100 को यहाँ पर रख दो, ये आ गया 10 न्यूटन। बल है ना तो 10 न्यूटन। ये भी क्या होगा ऊपर की ओर। बात समझे कि नहीं, लिख लो दोनों का आंसर यही होगा। एक क्वेश्चन लिखो, इधर ध्यान दो। मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है पहले ये समझो। क्वेश्चन दिया है एक वेलोसिटी वेक्टर है, और वो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा था कुछ समय बाद अपना कुछ हुआ होगा, उसका डायरेक्शन बदल गया। मतलब परिमाण वही है, मतलब परिमाण v नॉट ही है, लेकिन उसका दिशा क्या हो गया, बदल गया। मतलब वो ऐसे हो गया, कितना एंगल बदला। इसको तुम प्रैक्टिकली फील करना चाहते हो, देखो ऐसे कुछ हुआ होगा। मान लो कोई व्यक्ति है दौड़ रहा है ऐसे 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 ऐसे, देखो मुड़ते हुए जा रहा है ना ऐसे ऐसे। फाइनली वो ऐसे जाने लगा, ऐसे सीधे ऐसे, कैसे बताओ, ऐसे ऐसे जाने लगा सीधे। शुरुआत में कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ऐसे। तो ये बताओ मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था यहाँ पर इधर की तरफ ऐसे, फिर वो मुड़ करके इधर उधर करते हुए फिर यहाँ सीधे जाने लगा। तो शुरुआत वाले कोड के साथ जो ये लास्ट वाला जो जाने लगा, बताओ कुछ एंगल बना ले कि नहीं। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, थीटा बना लिया कि नहीं। ये था कुछ समय बाद उसका जो मान है, मैग्नीट्यूड परिमाण है, वो बताओ कुछ क्या बना लिया, प्रारंभिक वेग से क्या बना लिया, थीटा कोण। तो कोई व्यक्ति ऐसे भाग रहा होगा, लेकिन उसको शॉर्टकट में हम ऐसे बना दिए कि पहले वो ऐसे चल रहा था, अब वो थीटा कोण पर घूम करके वो ऐसे जाने लगा। बस में रहे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा रहा होगा। चलो अच्छा वो अलग कैसे, हम लोग आते हैं उसके सॉल्यूशन पर। बताओ क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, वेग में परिवर्तन क्या पूछ रहा है। बताओ वेग में परिवर्तन का मतलब माइनस होता है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच। बताओ वेग में परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे, परिवर्तन मतलब घटाएंगे। अब बताओ कि क्या तुम याद करो, नहीं याद है तुम्हें, क्या बताओ तुम लोग क्या नहीं याद है बताओ। जब दो वेक्टर को घटाते हैं
वेक्टर में लिखवाए थे, वेक्टर चैप्टर में, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। होता है क्या? अब ये बताओ, जब दो वेक्टर को घटाते तो ये फॉर्मूला, यहाँ भी तो दो वेक्टर हैं, एक प्रारंभिक वेक्टर है, दूसरा अंतिम वेक्टर है, ये भी तो, अरे वेग भी तो वेक्टर होता है ना भाई, सदिश राशि होता है ना, ये भी सदिश राशि है, तो बताओ इसका फॉर्मूला वही आएगा, इसका भी फॉर्मूला वही आएगा जो इसका फॉर्मूला है। हाँ, खास बात ये है कि ये अगर a है और ये अगर b है तो a और b का मान बराबर बराबर है, बस ये अंतर है। तो बताओ जब a और b का मान बराबर बराबर है तो v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी नॉट कॉस थीटा। समझे कि नहीं? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में पूछ रहा था वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मॉड लगा दिया मतलब परिमाण निकालना है। बताओ ये दो वेक्टर का क्या है, घटाव है, जब दो वेक्टर घटाते हैं तो फॉर्मूला ये होता है। बताओ दो वेक्टर का अगर a और b मान लेते हैं तो क्या दोनों का परिमाण सेम है? जब दोनों का परिमाण सेम है तो रख दिया वैल्यू यहाँ पर। अब देखो, शायद तुम याद करो, शायद इसी को हल किए थे, अरे देखो ना, नोट्स वेक्टर वाले में करवाए थे, वी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट में 2 1 माइनस, तो वेक्टर में देखोगे तो बस जो हम पढ़ाए थे वेक्टर वाले में, बस यहाँ पर a था, यहाँ पर a की जगह वी नॉट हो गया है, बस इसको वी नॉट बोलते हैं, वी नॉट, इसको बोलते हैं नॉट, वी जीरो नहीं, वी नॉट बोलते हैं, समझे कि नहीं? वी नॉट। देखो अब शायद इसको लिख सकते हो, वी नॉट रूट में 2 इंटू, ये पूरा लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब 2 और साइन सब बाहर निकल जाएंगे, तो 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2, यही तो प्रूफ करना था, आ गया। ये पहला तरीका था ये इसके हल करने का। एक और तरीका है उसको बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो, तो दूसरा तरीका बता रहे हैं। y और x अगर उन दोनों वेक्टर को हम ऐसे दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था इसके पहले, क्या था? ऐसे था, ये थोड़ी ना क्यों कसम खाया था कि हम ऐसे ही जाएंगे फिर ऐसे से ऐसे ही मुड़ेंगे, वो तो जैसे डायग्राम बनाना हो ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ता है? इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। ऐसा बनाना हो ऐसा बना लो, किसी का भी दिशा किधर ही मान सकते हो, बस ये होना चाहिए दोनों सदिश, दोनों वेग के बीच का कोण क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। तो इसमें हम किए क्या, x के अबाउट, x के सापेक्ष एक वेग को ऊपर दिखा दिया, दूसरे वेग को नीचे दिखा दिया, और इसको पूरे थीटा को आधे आधे कोण में बांट दिया। तो ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो बना रहे हैं, ध्यान देना, अभी जा रहे हैं हल करने, देखो वहां से तुम्हें मालूम चलेगा। ये बताओ वी नॉट का घटक या कंपोनेंट इधर कितना आएगा? वी नॉट कॉस थीटा बाई 2। वी नॉट का इधर घटक कितना आएगा? वी नॉट साइन थीटा बाई 2। वी नॉट का इधर घटक वी नॉट का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? वी नॉट साइन थीटा बाई 2। तुम्हें क्या करना है, वेग में परिवर्तन लाना है ना, तो पहले फॉर्मूला लिखो, इसमें से तो मान लो प्रारंभिक, ऐसा मत कर देना, आदत नहीं पकड़ लेना कि जो x में दो घटक टूटे हैं इसको जोड़ देंगे इसको घटा देंगे। पहले ये तो पता करो कि मैं करना क्या है, पाना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले तुम क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और जो फॉर्मूला होता है उसमें तुम सही से रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वेग में परिवर्तन का परिमाण। क्वेश्चन देखो, वेग परिवर्तन का क्या परिमाण। तो अब ये बताओ कि वेग परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही होता है वेग परिवर्तन का परिमाण।
अब ये बताओ कि यहाँ पर अंतिम वेग किसी एक को मान लो, चलो मान लेते हैं ये अंतिम वेग है, वेग है। तो बताओ जो प्रारंभिक वेग है उसको कैसे लिख सकते हो प्रारंभिक वेग को? तो बोलोगे इसी का घटक इधर और इधर टूटा है, तो जो इधर टूटा है वो आ गया cos थीटा बाई 2i, और ये नीचे टूटा है इसलिए माइनस v0। इन दोनों को मिलाकर के ऐसे लिख, अंतिम इसको माने थे अपने मन से, तुम इसको मानो शुरुआत, इसको अंतिम मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मान लिया अंतिम, तो बताओ अंतिम वाला क्या हो जाएगा? अंतिम वाला हो जाएगा दो घटक में टूटा है, इसको लिखोगे जे कैप के साथ, ये हो जाएगा v0 cos थीटा के ऊपर है अब ये बताओ जब यहां रखोगे दोनों को तो देखो v0 cos थीटा बाई 2 i कैप प्लस v0 sin थीटा बाई 2 j कैप माइनस, अब इसको लिखोगे इनिशियल वाले को v0 cos थीटा बाई 2 i कैप माइनस v0 sin थीटा बाई 2 j कैप, ये हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, v0 cos थीटा बाई 2 i कैप माइनस v0 cos थीटा बाई 2 i कैप, क्या दोनों कैंसिल हो गए? देखो माइनस माइनस प्लस v0 sin थीटा बाई 2 j कैप माइनस माइनस प्लस v0 sin थीटा बाई 2 j कैप, क्या दोनों बराबर हैं तो डबल हो जाएगा, तो क्या 2 v0 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, j कैप का मतलब ऊपर, समझे ना? तो ये आ जाएगा, देखो वही परिमाण आया कि नहीं जो पहले आ रहा था। और ऐसा भी नहीं है, अगर तुम्हें समय बचाना, हम तो सिखा रहे हैं ना, इसलिए आराम आराम से लिख रहे हैं और रख कर घटा रहे हैं। तुम्हें अगर एग्जाम में जल्दी से आंसर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम करना क्या, तुम यहां से भी जवाब दे सकते थे। तो कैसे जवाब देते? इधर सुनो, बताओ ये शुरुआत था ये अंतिम था, तो जब इसका अंतर निकालना है ना, परिवर्तन निकालना है, तो जब आई वाले को आई में से अंतर मतलब घटाओगे ये जीरो हो जाएगा, जब इसमें से इसको घटाओगे ये पहले से माइनस है और घटाना भी है, ये माइनस है और घटाना भी है, तो दो बार माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तुम्हें अगर दिमाग चलाना ही है, तुम्हें कम टाइम में आंसर लाना है, तुम कंपोनेंट तोड़ो खट से, अपने मन में सब कैलकुलेट करके आंसर ला दो, या यहां से नहीं तुम्हें दिमाग काम कर रहा है तुम ये लिख लो, अब मन में ही घटाओ ना, इसमें से इसको घटाना है ना, जब इसमें से घटाएंगे तो ये जीरो आ गया, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने मतलब कि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा अपने आप। टाइम बचाना है तो तुम कैलकुलेशन फास्ट करो, बाकी ये नियम है तोड़ के घटाने वाला, समझे कि नहीं? इस हमारा दोबारा देख लो, इसको दोबारा वीडियो देख लो, दोबारा तुम्हें समझ में आएगा, नोट कर लो। तो अभी तक हम लोग किस पर क्वेश्चन कर रहे थे बताओ? औसत त्वरण पर, त्वरण पर नहीं, किस पर? औसत त्वरण पर। अब हम लोग जो है वेग के बारे में पढ़ेंगे, औसत वेग के बारे में नहीं, वेग, वेग क्या होता है सुनना ध्यान से। जो वेग आता है वो औसत त्वरण से ही आता है, औसत त्वरण से ही वेग आता है। कैसे, ध्यान देना, पहले बताओ औसत वेग होता क्या है, पहले बताओ। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय, लिख सकते तो बताओ। विस्थापन मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अंतिम स्थिति माइनस इनिशियल स्थिति बाई टी, मतलब वही टाइम इंटरवल, समय अंतराल, डेल्टा टी लिख सकते हो उसको, समय अंतराल जो होगा। ये क्या आ गया? औसत वेग। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा आर वेक्टर बाई क्या, डेल्टा टी, ये आ जाएगा औसत वेग, समझे? अब देखो ध्यान देना, इसी औसत वेग से किसका जन्म होता है? वेग का। कुछ स्पेशल केस आता है उसमें,
देखो स्पेशल केस क्या है, मतलब जो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, अगर इसमें डेल्टा टी मतलब समय में जो परिवर्तन है वो लगभग लगभग जीरो हो जाए, डेल्टा टी लगभग जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को। जैसे 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच जो डेल्टा टी आएगा, इस डेल्टा टी में औसत वेग पूछेगा, मतलब इतने समय इस समयांतराल में कितना आएगा, 3 आएगा, देख लो 5 में से 2 हटाओ, 3 सेकेंड आएगा। ये बड़ा समयांतराल है, बड़ा समयांतराल, तो बड़े समयांतराल में औसत वेग आएगा। लेकिन अगर वहीं दूसरा एग्जांपल ले लें, 2 सेकेंड और 2.0001 के बीच का, अब बताओ यहाँ पे डेल्टा टी कितना आएगा। अब यहाँ पर अगर घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 0 पॉइंट क्या 0001 आएगा। ध्यान देना, इसका जो घटाने के बाद मान आया था वो इसके भी तुलनात्मक है और इसके भी तुलनात्मक है, लेकिन जब इसमें से इसको घटाए हैं तो जो मान आया है वो इसके भी सापेक्ष, इसके सामने बहुत छोटा है ये और इसके सामने भी बहुत छोटा है ये। जब डेल्टा टी का मान लगभग लगभग, ध्यान देना तुम्हें ज्यादा ही अच्छा समझ में आएगा जब डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर तुम सुनोगे तो, इसलिए अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर जो भी है रिकॉर्डिंग में अगर तुम नहीं देखे हो तो इसमें दिक्कत होगा, इसलिए पहले उसको देख लो, डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक चीजें। जब बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तो ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर ना। तो ध्यान देना, हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम डिफरेंशिएशन का बेसिक लेक्चर देख चुके हो, पढ़ चुके हो। अब ध्यान देना, इसमें बताओ डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया, तो ये वाला जो अंतर है वो अंतर इसके भी तुलनात्मक है और इसके भी तुलनात्मक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है, जो घटाव है, जो आया है, वो इसके भी सामने बहुत छोटा है और इसके भी सामने ये बहुत छोटा है। ध्यान देना, जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है उसी डेल्टा टी को हम लोग लिख देते हैं dt, क्या लिख देते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। तो वो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये बताओ कि अब जब तुम ये समझ गए, ये एग्जांपल लेकर समझा रहे थे, अब आते हैं तुम्हें यहाँ पर, यहाँ समझाते हैं, अब इधर समझो। अब बताओ एवरेज मतलब औसत वेग बराबर क्या था, डेल्टा आर बाई क्या था, डेल्टा टी था। यदि हम लिमिट लगा दें, मतलब शर्त ये लगा दें, ये कंडीशन लगा दें, ये शर्त लगा दें, लिमिट लगा दें कि डेल्टा टी अगर ये लगभग लगभग जीरो है, तो बताओ उस केस में ये जो औसत वेग है यही वेग कहलाएगा। हो रहा है बेसिक क्या है बताओ, बेसिक ये है, बेसिक फॉर्मूला कौन है, ये है, बेसिक फॉर्मूला है औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब स्थिति परिवर्तन बटे समयांतराल, ये होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन लग जाए कि यदि, लिमिट लग गया, लिमिट ये है कि यदि डेल्टा टी ये लगभग लगभग जीरो अगर हो जाए तो उस केस में जो औसत वेग है उसको औसत वेग न कह करके उसको सिर्फ वेग बोलते हैं और वो हो जाएगा, ध्यान देना, जब ये डेल्टा डेल्टा टी टेन टू जीरो होगा तो डेल्टा टी बन जाएगा डी टी और जो डेल्टा आर है वो बन जाएगा डी आर। जब डेल्टा टी टेन टू जीरो होगा तो डेल्टा टी बन जाएगा डी टी और डेल्टा आर बन जाएगा डी आर। अब बताओ कि जब दोनों का चेहरा बदल गया तो वेग बराबर क्या लिख देंगे, डी आर अपन क्या, डी टी। समझे कि नहीं। अब देखो ध्यान देना, तुम्हारे सामने दो फार्मूला आ गया, दो फार्मूला, एक आ गया औसत वेग बराबर
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और एक आ गया वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी। ये वेग कहलाता है और ये औसत वेग कहलाता है। इसको देखोगे बुक में, इसका एक और नाम है ताक्षणिक वेग। क्या नाम है? ताक्षणिक वेग या वेग। ताक्षणिक मतलब होता है बहुत छोटे समय में, ताक्षणिक मतलब क्षणिक, और क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ताक्षणिक वेग बोलेंगे या क्षणिक वेग बोलेंगे या फिर वेग बोलेंगे। और वेग या ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला होता है डी आर अपन क्या, डी टी। ध्यान देना। बताओ, औसत वेग से ही तो वेग पैदा हुआ। बोलो, ऐसा क्या कंडीशन था कि औसत वेग वेग में बदल गया? जब समयांतराल मतलब डेल्टा टी लगभग लगभग, जो डेल्टा टी है अगर लगभग लगभग जीरो या निग्लेजिबल या नगण्य हो जाए, तो वहीं डेल्टा टी किसमें बदल जाता है? डीटी में बदल जाता है। जब ये डीटी में बदल जाएगा तो देखो वहीं लिखे हैं, वेग बराबर ये होता है लिमिट, जब डेल्टा टी जीरो के लगभग बराबर हो जाएगा तो उस केस में डेल्टा टी डी टी, डेल्टा आर डी आर। उस केस में जो औसत वेग है वो कहलाएगा ताक्षणिक वेग या वेग कहलाएगा, और वो होगा डी आर अपन क्या, डी टी होगा। समझे? तो तुम कैसे नोट करोगे इसको देख लो पहले। देखो इधर, ये तो पहले लिख लो कैसे ये होता है। ये उसका उदाहरण, डेल्टा वाला डी में कन्वर्ट होगा। उदाहरण किसका है? उदाहरण ऑफ डेल्टा जब किस में कन्वर्ट होगा? डी में। वो उदाहरण लेके समझाए हैं। बाकी अब इसमें इसको लिख लो। ये बताओ कि औसत वेग से क्या बना? वेग बना। क्या इसका फॉर्मूला क्या था? विस्थापन बटे समय था। इसका फॉर्मूला क्या था? डी आर अपॉन डी टी था। अच्छा बताओ, क्या ऐसा ही तुम दिमाग इसमें नहीं चला सकते कि औसत त्वरण, चाल बोल दिए सब गधेदास, वो तो पहले हम बोले थे औसत चाल औसत वेग ये अलग अलग होते हैं। औसत त्वरण इजकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये होता था कि नहीं? तो बताओ कि क्या औसत त्वरण क्या त्वरण बन जाएगा? त्वरण या क्षणिक या ताक्षणिक त्वरण। अच्छा बताओ, औसत वेग वेग कब बना था? जब डेल्टा टी टेंड्स टू क्या था? तो क्या उसी तरीके से औसत त्वरण त्वरण कब बनेगा? जब डेल्टा टी, टी का मान जीरो नहीं भाई, डेल्टा टी और टी में अंतर है। जरूरी नहीं कि टी का मान ये हो तो डेल्टा टी भी यही आएगा, नहीं। हो सकता है अगर टी वन और टी टू अगर दो दो हो तो डेल्टा टी देखो जीरो आ जाएगा। तो हम टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो डेल्टा टी टेन टू जीरो होगा तो जो त्वरण होगा वो हो जाएगा, अब डेल्टा की जगह डी लिख दो तो डीवी बाई क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ कि वेग का परिभाषा क्या बोले थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। देखो, स्थिति परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। तो जैसे इसको तुम याद कर सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो।